So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video and welcome to the part 2 of system design. So last week हमने system design for beginners का एक वीडियो पब्लिश किया था and glad that everyone liked it. So इस particular वीडियो में let's start with the part 2 of the system design for beginners. So यहाँ पे हम और scalability की बात करेंगे, यहाँ पर हम और system design के components की बात करेंगे. For example, lambdas, serverless कैसे आया, सर्वरलेस ने क्यों इतना हाइप पिकअप किया एंड नाउ डेज अभी कोई सर्वरलेस के बारे में बात नहीं कर रहा है उतना, तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या है. फिर हम बात करेंगे कुबरनेटिस क्या है, डॉकर कंटेनराइजेशन क्या है, कंटेनर्स के साथ स्केलेबिलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड व्हाई कुबरनेटिस इज सो पॉपुलर नाउ डेज. तो ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझने वाले हैं. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑल राइट, सो ये डायग्राम है हमारी लास्ट वीडियो से, ठीक है. तो मैं आपको जस्ट एक जिस्ट दे देता हूँ, एक छोटा सा रिकैप कि किस तरह से हमारा इंटरनेट वर्क करता है. हमारा एक सर्वर क्या होता है, इट्स जस्ट अ मशीन रनिंग ऑन अ क्लाउड, ठीक है. उसके बाद किस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग काम करती है, किस तरह से हमारी वर्टिकल स्केलिंग काम करती है. वर्टिकल स्केलिंग मतलब और रिसोर्सेज को ऐड करना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब और सर्वर्स को ऐड करना. फिर हमने यहाँ पर देखा था माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है, एपीआई गेटवे क्या होता है, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं. फिर हमने देखा था क्यू सिस्टम क्या होता है, राइट. किस तरह से हम प्रोसेसेस को एसिंक्रोनसली प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग क्यू सिस्टम. डेड लेटर क्यू क्या होता है. यहाँ पर हमने बात की थी फैन आउट आर्किटेक्चर के बारे में, दैट व्हाट इज अ फैन आउट आर्किटेक्चर. किस तरह से आप एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एंड एसक्यूएस को यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ हाईली स्केलेबल फैन आउट आर्किटेक्चर, राइट. एंड उसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी क्यू सिस्टम की, बल्क वर्कर्स की, राइट. तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था एंड ऑफ कोर्स हमने सीडीएन्स के बारे में भी समझा था. नाउ लेट्स गो वन स्टेप अहेड, ठीक है, और थोड़े से बड़े स्केल पे बात करते हैं. तो पहले ना एक चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम डिज़ाइन को एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने यहाँ पर बताया कि यार दिस इज़ द सिस्टम डिज़ाइन एंड आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे. हर कंपनी का अपना एक यूज़ केस होता है, अपनी एक यूएसपी होता है, उनका अपना एक वर्किंग पैटर्न होता है एंड उनका अपना एक ट्रैफिक पैटर्न होता है. तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम डिज़ाइन आप पढ़ के कर लोगे. सिस्टम डिज़ाइन इज समथिंग जो ओवर टाइम इवॉल्व करता है, राइट. बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका एंड गोल क्या है कि आप अपने सिस्टम को फुली स्केलेबल बनाना चाहते हो और फॉल्ट टॉलरेंट बनाना चाहते हो, राइट. आप नहीं चाहते कि अगर कभी ज़्यादा ट्रैफिक आए तो आपका सिस्टम क्रैश करे. बट एंड आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करना चाहते हो. देखो ना, कुछ भी स्केल करना आसान है अगर मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दूँ. बट उससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी. सो सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली एक बैलेंस बनाता है कि आपका जो सिस्टम है वो क्रैश भी ना करे प्लस ऑप्टिमल कॉस्ट में भी ऑपरेट करे. सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए ना, हर कंपनी को अपना ट्रैफिक पैटर्न समझना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बात करते हैं. या देखो, आप सबको पता है कि लाइक राइट नाउ आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, राइट. तो यूट्यूब एक क्या है, एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, राइट. ये क्या करते हैं, वीडियोज़ के ऊपर खेलते हैं. ओके, विच इज़ गुड. नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पर यूट्यूब लेते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स लिख लेते हैं, ठीक है. तो नेटफ्लिक्स का यहाँ पर लोगो मिल जाएगा क्या, हाँ. तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स है. नेटफ्लिक्स क्या है, अगेन यार एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही तो है. यूट्यूब भी एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स भी एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, दैट इज़ हॉटस्टार. ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्टार, ठीक है. तो जस्ट एज्यूम दैट ये हॉटस्टार है, ठीक है, जियो हॉटस्टार जिसका भी नाम है. तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे आर अल्टीमेटली वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. बट आपको पता है कि जो सिस्टम डिज़ाइन यूट्यूब का होगा, अगर मैं वो सेम सिस्टम डिज़ाइन नेटफ्लिक्स पे इंप्लीमेंट करूं तो नेटफ्लिक्स क्रैश कर जाएगा. क्रैश नहीं करेगा, नेटफ्लिक्स का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा. एंड अगर मैं नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिज़ाइन लूँ और उसको मैं यूट्यूब पे इंप्लीमेंट करूँ तो यूट्यूब बिल क्रैश, यूट्यूब का सर्वर क्रैश करने लग जाएगा. अगर मैं नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिज़ाइन हॉटस्टार के ऊपर इंप्लीमेंट करूँ तो हॉटस्टार क्रैश कर जाएगा. क्या इसका मतलब ये है कि नेटफ्लिक्स का जो सिस्टम डिज़ाइन है वो बहुत बेकार है? बिल्कुल भी नहीं. नेटफ्लिक्स इज स्केलिंग लाइक एनीथिंग, राइट. क्या इसका मतलब ये है कि यूट्यूब को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए? क्या ये ओवर यूटिलाइजेशन पे चलता है? नहीं, इनका अपना एक सिस्टम डिज़ाइन है. तो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे ये तीनों एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, बट इवन देन इनका सिस्टम डिज़ाइन डिफरेंट है. क्यों? बिकॉज इनके ट्रैफिक पैटर्न्स डिफरेंट है. ट्रैफिक पैटर्न्स, इसके बारे में समझते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय ट्रैफिक पैटर्न्स. देखो, पहले नेटफ्लिक्स की बात करते हैं बिकॉज नेटफ्लिक्स यहाँ पर थोड़ा सिंपल है ऑपरेट करना. ओके, क्यों?
नेटफ्लिक्स का लेटस से अगर हम ट्रैफिक पैटर्न देखते हैं, तो लेटस से हम थोड़ा एक ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ रियल वन, जस्ट मैं एक सिमुलेट कर रहा हूँ। लेटस से ऑन द गिवन डे नेटफ्लिक्स को पता लगता है यार हमारे ना जो एक्टिव यूजर्स हैं वो हैं अराउंड लेटस से 33 मिलियन, ठीक है? कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, 3 मिलियन इनके एक्टिव यूजर्स रहते हैं। नाउ ग्लोबली अगर 3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, क्या ये उतना स्केल करके रख सकते हैं अपने सिस्टम्स को कि 3 मिलियन यूजर्स को ये हैंडल कर पाए, विच इज़ गुड। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है? बर्स्ट ट्रैफिक। यार अगर एकदम से ट्रैफिक ऊपर चला गया, अगर एकदम से ट्रैफिक ऊपर चला गया, इसको कहते हैं बर्स्ट, एकदम से स्पाइक आया, ठीक है? ये क्या है? ये बेसिकली एक स्पाइक है। अगर एकदम से स्पाइक आया तो व्हाट विल हैपन? सिस्टम क्रैश करना शुरू कर जाएगा। क्यों? बिकॉज सी हमने पिछली वीडियो में समझा था दैट देयर इज समथिंग नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। अगर उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंप्लीमेंट भी करा, देखो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ना ऐसे मैजिकली काम नहीं करती। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग या वर्टिकल स्केलिंग के लिए आपको एक पॉलिसी सेट करना होता है। पॉलिसी का क्या मतलब? कि भाई कब स्केल करूं। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी हो सकती है, अगर मेरी रिक्वेस्ट पिछले 15 मिनट में 1000 से ऊपर जा रही है तो एक और सर्वर ऐड कर दो, ये एक पॉलिसी है। या फिर अगर मेरी एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% है तो एक और सर्वर स्पिन अप कर दो। या फिर मेरी एवरेज मेमोरी यूसेज 70% से ऊपर है तो एक और सर्वर स्पिन कर दो। तो बेसिकली देखो जो स्केलिंग होता है ना वो किसी पैरामीटर पे होता है, किसी पॉलिसी के ऊपर होता है, राइट? बिकॉज यहाँ पर सिस्टम इज नॉट अ मैजिकल थिंग। इसको कैसे पता कि न्यू सर्वर कब ऐड करना है, ठीक है? अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि देखो अगर आपका जो ट्रैफिक पैटर्न है अगर वो धीरे धीरे बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ n नंबर ऑफ यूजर्स हैं और मेरा जो ट्रैफिक है ना वो इस तरह से बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कितना आराम से बढ़ रहा है, राइट? आराम से बढ़ रहा है। इस केस में ना ऐसे ट्रैफिक्स को हैंडल करना बहुत ईजी है। क्यों? लेट अस से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे 3 सर्वर चल रहे थे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते आते बिकॉज ट्रैफिक बहुत बहुत धीरे धीरे ग्रो किया, मेरे 4 सर्वर्स हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर मेरी सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता गया, तो देखो मैंने क्या किया, मैं धीरे धीरे एक एक मशीन को बढ़ाता गया। तो मेरी 3 मशीन्स थी, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, यहाँ पर कहीं 7 होगी, यहाँ पर कहीं 8 होगी। तो ट्रैफिक ना बहुत धीरे, कोई इतना स्पाइक नहीं है। आप देख रहे हो बहुत स्टीप स्लोप है। बट व्हाट हैपन्स अगर यार मेरे यूजर्स तो थोड़े से चल रहे थे और एकदम से ऐसा हो गया? बात समझ रहे हो ना? बिकॉज क्या होगा देखो, एवरेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एवरेज सीपी यूटिलाइजेशन। जैसे ही यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर आते आते 4 ही हुआ होगा ना, बिकॉज एवरेज अब वो कैलकुलेट करेगा धीरे धीरे। बट ट्रैफिक तो बढ़ता ही चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो एकदम से यहाँ पर ऐसे डिप आएगा, ठीक है? एकदम से डिप आएगा बिकॉज आपका सर्वर क्रैश कर गया। तो स्पाइक्स को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है, व्हेन टू स्केल। बात समझ रहे हो? तो इस तरह के स्पाइक्स को कैसे हैंडल करें, दैट्स अ प्रॉब्लम। अब नेटफ्लिक्स की बात करते हैं। यार देखो नेटफ्लिक्स पे स्पाइक क्यों आएगा? ठीक है, वो अपना हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे, अपने पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे। नेटफ्लिक्स पे आपके अकॉर्डिंग स्पाइक कब आएगा? एज यू गेस्ड इट राइट, जब भी कोई न्यू मूवी आने वाली होगी, करेक्ट? देखो मूवी कभी रैंडमली तो रिलीज नहीं होती। अगर आप बात समझो नेटफ्लिक्स में, ऐसा नहीं है कि कल तक कोई न्यूज़ नहीं थी और आज एकदम से एक मूवी रिलीज हो गई, नहीं। पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है, हर चीज़ प्री डिटरमाइंड होती है कि अगले महीने मूवी आने वाली है। तो आपको मालूम है कि जिस दिन मूवी रिलीज होगी उस दिन लोग आएंगे। ऑप्टिमिस्टिकली आ सकते हैं, वर्स्ट केस में क्या होगा, लोग मूवी देखने नहीं आए, ठीक है? बट ठीक है, जब मूवी लॉन्च होती है हर कोई उसको देखने आता है। तो अगर मुझे पता है कि भाई आज से 4 दिन बाद, फ्रॉम 4 days फ्रॉम नाउ मैं एक मूवी लॉन्च करने वाला हूँ, तो क्या मैं इसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इस स्पाइक को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आई कैन डू। तो यहाँ पर व्हाट दे कैन डू इज ना, वो प्री स्केल करके रख सकते हैं अपने सर्वर्स को। तो मतलब कि नेटफ्लिक्स वालों के केस में क्या होता है, जब भी एक मूवी को लॉन्च होना है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से 24 आवर्स पहले, जस्ट एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, हम अगर हमारे 10 सर्वर्स वर रनिंग, मुझे पता है कल को मैंने एक मूवी लॉन्च करना है, मेरे पे स्पाइक आएगा, तो मैं 30 सर्वर्स को वार्म अप करके रख सकता हूँ। मानते हो बात? मैं 30 सर्वर्स को वार्म अप करके रख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज मेरे स्टैट्स क्या कहते हैं कि जब भी हम न्यू मूवी लॉन्च करते हैं तो एकदम से स्पाइक आता है। तो कल 30 सर्वर्स वार्म्ड अप रहेंगे। अगर स्पाइक आया तो कोई बात नहीं, देखो ना मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स स्केल कर रखा था, तो मेरा जो एकदम से स्पाइक है वो हैंडल हो जाएगा। एंड वर्स्ट केस में
अगर ये ट्रैफिक नहीं आया, लेट्स से लोगों को मूवी नहीं पसंद आई या फिर कुछ और इवेंट हो गया, कुछ और इंसिडेंट हो गया, तो कोई बात नहीं ना, वापस से स्केल डाउन करके 10 पे आ जाएंगे। बट जस्ट इन केस एवरीथिंग इज गुड, तो हमने ऑलरेडी स्केल कर रखा है। तो नेटफ्लिक्स के केस में स्पाइक्स को हैंडल करना ईजी है, बिकॉज जो ट्रैफिक है वो प्री डिटर्मिंड है कि अगर कुछ लॉन्च हुआ, एंड नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च कौन करता है, नेटफ्लिक्स वाले खुद ही तो करते हैं। तो दैट मीन्स लॉन्च करने से पहले, क्या वो मूवी को जब लॉन्च करने से पहले प्री वार्म अप भी कर सकते हैं, प्लस ग्लोबली उनके जितने भी सीडीएन सर्वर्स हैं, यहाँ पे हमने बात की थी सीडीएन सर्वर्स, वो सभी सीडीएन सर्वर्स के अंदर मूवी का कुछ पहले 10 मिनट का पार्ट को कैश भी करके रख सकते हैं। बात समझ रहे हो? बिफोर द मूवी इज लॉन्च, अगर मूवी का लॉन्च अगले 3-4 घंटे में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम के जितने भी सीडीएन सर्वर्स हैं, सब में उस मूवी का शुरू का 10 मिनट का पार्ट कैश करके रख सकते हैं। उससे क्या होगा, सर्वर के ऊपर लोड बहुत कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर चीज़ों को ना प्रिडिक्ट करना और पहले से उसके लिए रेडी रहना आसान है। तो ये रहा नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिज़ाइन कि वो क्या करते होंगे, राइट? नाउ टॉकिंग ऑन टू द अदर थिंग। ओके, अब अगर हम यही चीज़, ठीक है, यही सिस्टम डिज़ाइन यूट्यूब के साथ ट्राई करें, क्या ये चलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? बिकॉज यूट्यूब का जो सिस्टम, जो ट्रैफिक है, वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, राइट? ऐसा क्यों? बिकॉज यूट्यूब के ऊपर जो पब्लिशिंग होती है वो आपके हाथ में नहीं है। देखो, अगर यूट्यूब का ये एवरेज ट्रैफिक है, लेट अस से कुछ 10 मिलियन, 50 मिलियन, जो भी आपको एक नंबर लेना है, लेट्स से कुछ भी एक 10 मिलियन है, ठीक है। देखो, अभी अगर एक बड़ा क्रिएटर लाइक मिस्टर बीस्ट या कोई भी एक बड़ा इंसिडेंट वो एकदम से लाइव आ जाता है, वो यूट्यूब को पहले नोटिफाई तो नहीं करेगा ना कि यार मुझे लाइव जाना है। वो रैंडमली कहीं पे लाइव आ गया, तो जैसे ही वो लाइव आएगा, क्या एकदम से ट्रैफिक बढ़ेगा? बिकॉज ही इज़ अ बिग क्रिएटर, उसने एकदम से लाइव स्ट्रीम कर दी, तो ऑफकोर्स द ट्रैफिक विल इंक्रीज, राइट? या फिर लेटस से जैसे कुछ भी कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ वर्ल्ड के ऊपर, कुछ भी हुआ, तो न्यूज़ चैनल्स एकदम से लाइव जाना शुरू कर देते हैं, एवरी वन इज ऑन यूट्यूब देन, राइट? देखो, हर लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, कुछ वर्ल्ड में इंसिडेंट हुआ विच वॉज नॉट प्रिडिक्टेड, सारे न्यूज़ चैनल लाइव आए, सभी ने वो लाइव स्ट्रीम ओपन कर ली। तो जो ट्रैफिक प्रेडिक्शन है, क्या वो यूट्यूब में पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। देखो, यूट्यूब के केस में कुछ ट्रैफिक प्रेडिक्शन पॉसिबल है, राइट? कैसे? यूजिंग मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, फेब्रवरी और मार्च में बच्चों के पेपर आते हैं, तो ऑफकोर्स पेपरों के टाइम पे वो ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते होंगे, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट? उनको पढ़ना होता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। बट ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल, जैसे हमारे इंडिया में जब दिवाली का फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा होता, तो थोड़ा सा जो ट्रैफिक है वो थोड़ा डाउन रहता है। ठीक है, आप एक मंथ की प्रेडिक्शन ले सकते हो, यार नेक्स्ट मंथ ट्रैफिक हाई रहेगा, लो रहेगा, बट आप सडन स्पाइक्स को यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स यूट्यूब का जो सिस्टम डिज़ाइन है वो कितना एडवांस होगा कि वो सडन स्पाइक्स को भी हैंडल कर लेता है। तो कैसे करता है, मतलब उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो या तो देखो, आप प्री वार्म अप करके रखो अपने सर्वर्स को पहले, ठीक है, कॉस्ट आ रही है, प्री वार्म अप करके रखो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट यूट्यूब का सिस्टम डिज़ाइन माइट लुक लाइक। क्यों? बिकॉज ट्रैफिक पैटर्न को प्रिडिक्ट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट अ ट्रैफिक। नाउ कमिंग ऑन टू दी हॉटस्टार। अब देखो, हॉटस्टार पे आप कहोगे यार ये तो थोड़ा थोड़ा नेटफ्लिक्स जैसा है, क्योंकि इसके ऊपर वेब सीरीज आती हैं, मूवीज आती हैं, तो ट्रैफिक को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊँ, यहाँ पर क्या हुआ। हॉटस्टार ना लाइव स्ट्रीमिंग भी करता है क्रिकेट की, है ना? अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, लेटस से ये हॉटस्टार का ट्रैफिक पैटर्न है, ठीक है। अब हॉटस्टार के केस में लेटस से उनके पास 2 सर्वर्स हैं। ये सर्वर्स है जो बेसिकली आपको मूवीज़ वगैरह दिखाता है, ठीक है। आप जब लॉग इन करते हो आपको वो पूरा कैटलॉग दिखता है ना मूवीज़ का, वो है। दूसरा एक और सर्विस है लाइव स्ट्रीम की, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस। तो ये 2 अलग अलग सर्विसेज हैं। अब ना हो टेक्निकली यार, देखो ये जो लाइव स्ट्रीम है ये कोई इतनी काम तो नहीं करती। जब कोई क्रिकेट मैच ही नहीं चल रहा, जब कुछ नहीं हो रहा, तो लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस जो है उसको बहुत ही हम स्केल डाउन करके रख सकते हैं। बिकॉज ऑन एन एवरेज लोग क्या कर रहे हैं, मूवीज़ या वेब सीरीज़ को कंज्यूम कर रहे होंगे। लेकिन आपको मालूम है कि कल मैच है, अगेन ट्रैफिक प्रेडिक्ट हुआ, कल मैच है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, ऑलरेडी नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि भाई अगर इंडिया वर्सेस कुछ इंटरेस्टिंग कंट्री का मैच है, यू कैन प्रिडिक्ट द ट्रैफिक कि भाई इतना ट्रैफिक आएगा। तो उस बेस पे आप क्या कर सकते हो, आप इस लाइव स्ट्रीमिंग वाली सर्विस को देखो, उस टाइम पे कोई मूवी नहीं देख रहा होगा, लोग देख रहे होंगे मूवी बट बहुत कम। तो मूवीज़ वाली सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, हम स्केल डाउन कर सकते हैं। एंड लाइव स्ट्रीमिंग वाली सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्केल अप करके रख सकते हैं। जहां लाइव स्ट्रीम की सिर्फ 10 सर्विसेज चल रही थी, हम इसको 200 कर सकते हैं। मानते हो बात? मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले हम 200 करके रख सकते हैं। अब ट्रैफिक पैटर्न को समझने का ट्राई करते हैं। लेट अस से
कुछ ट्रैफिक नहीं था, ठीक है, सिंपल ट्रैफिक था। जैसे ही टॉस होता है, जैसे ही टॉस होता है क्या होता है, स्पाइक आता है। मानते हो बात, बिकॉज एवरीवन वॉचेस इट, ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी 200 के लिए स्केल करके रखा हुआ था, तो ट्रैफिक हैंडल हो गया। अब जैसे ही टॉस होता है उसके बाद मैच शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग वापस बंद करके चले जाते हैं। पता है आपको ये चीज़ ऐसा होता है। इस टाइम पे आप स्केल डाउन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आस्क सर्वर्स कि भाई ट्रैफिक नीचे चला गया तो स्केल डाउन करो। एंड यहाँ पर एक चिंता की बात क्या होती है, क्योंकि बिकॉज ट्रैफिक एकदम से नीचे गया, या सच में ट्रैफिक गया है कि आपका सर्वर क्रैश किया। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है भाई। उसके बाद लेटस से इंडिया ने बॉलिंग चूज की, ठीक है, एंड फर्स्ट बॉलर लेट से कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा एंड लोग यहाँ देख रहे होंगे, फिर वापस डिप कर जाएगा। अब एकदम से क्या हुआ, इंडिया के बॉलर ने दूसरे वाली टीम के किसी बड़े बैट्समैन को आउट कर दिया एकदम से, तो स्पाइक आएगा। बिकॉज देखो, हर व्हाट्सएप भी चल रहा है साथ साथ, हर कोई अपडेट देता है, तो एकदम से स्पाइक आएगा। ठीक है भाई, डाउन चला गया। अब इंडिया की जैसे ही बैटिंग आएगी फिर ऊपर जाएगा, लेकिन आपने देखा यार ठीक है कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वापस स्पाइक नीचे जाएगा। लेकिन एकदम से देखा यार समवन लाइक धोनी या फिर समवन लाइक विराट कोहली बैटिंग के लिए आए, तो एकदम से स्पाइक ऊपर जाएगा, राइट, एकदम से स्पाइक ऊपर जाएगा, और वो पहले ही बॉल में आउट हो गए, और ऊपर जाएगा स्पाइक, ठीक है। फिर उसके बाद लोग नाराज हो जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग है, इसकी जो ट्रैफिक को प्रेडिक्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर बेस्ट किया कि भाई ऑटो स्केलिंग को बंद कर दो। बिकॉज अगर आपने ऑटो स्केलिंग लगा रखी है तो यहाँ पर पता है क्या होगा, ट्रैफिक नीचे जाएगा तो आपके सर्वर्स भी स्केल डाउन होना शुरू हो जाएंगे, एंड यू नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है। बात समझ रहे हो ना, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ और एकदम से ट्रैफिक ऊपर चला जाए। तो बेस्ट है कि भाई ठीक है, अगर 4 घंटे का मैच है, 4 के 4 घंटे कॉस्ट बियर कर लो, ठीक है, बिकॉज आपको अपने सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है, तो स्केल अप करके रखो, 200 सर्वर चला कर रखो, दैट इज फाइन। अब यहां पर व्हाट कुड गो रॉन्ग, पहले आप बताओ। आपने क्या किया, आपको पता था कि भाई देखो लाइव स्ट्रीमिंग होगा, बिकॉज मैच चल रहा है, 4 घंटे चलेगा, आपने 6 घंटे के लिए सर्वर्स को पूरा अप रखा, ठीक है, एंड आपने इसको पूरा मतलब पूरा अच्छे से स्केल आउट करके रखा, जितना चाहे पूरा इंडिया आ जाए देखने तो आपका सर्वर क्रैश नहीं करेगा। व्हाट कुड गो रॉन्ग ये बताओ आप। यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ, यहाँ पर कुछ गलत जा सकता है। हाँ, यहाँ पर कुछ गलत जा सकता है यार, लोग तो लाइव स्ट्रीम देखने आया ना, तो मूवी सर्विस, मूवीज तो कौन ही देख रहा है, जो थोड़े बहुत लोग देख भी रहे हैं, ठीक है ना, उतना तो सिस्टम है ही है। तो यहाँ पर आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपने टीवी चलाया, ठीक है, टीवी पे सबसे पहली स्क्रीन कौन सी खुलती है, जहां पर आपको सब कुछ दिख रहा होता है ना, ये देखो कि यार ये हमारी अवेलेबल मूवीज हैं, कि ये हमारी अवेलेबल मूवीज हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइव मैच चल रहा है। आपने इस पर क्लिक किया और आप बेसिकली इस लाइव सर्विस से कनेक्ट हो गए, ठीक है भाई। अब कितने लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, लेट अस से 24 करोड़ पीपल आर वॉचिंग लाइव स्ट्रीम, बट मूवी कितने लोग देख रहे हैं, मे बी जस्ट 1 लाख लोग, जस्ट 1 लाख कुछ लोग हैं जो मूवी देख रहे हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे किसको स्केल करना चाहिए, ऑफ कोर्स आप इसको स्केल करोगे 24 CR। नाउ टेक्निकली व्हाट हैपेंस, जब कुछ डिप आ रहा है, मैच इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा, तो लोग कौन सा बटन दबाते हैं, मैच में आपका फेवरेट प्लेयर आउट हो गया तो लोग कौन सा बटन दबाएंगे, बैक बटन। जब आप बैक बटन दबाओगे तो आप इस स्क्रीन पे वापस आओगे ना, जहाँ पे आप सारी मूवीज लिस्ट करते हो। मूवीज लिस्ट करने के लिए कहाँ पे एपीआई कॉल जाएगी, मूवीज वाली एपीआई पे। तो 24 के 24 करोड़ लोग अगर मैच देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस इज स्केलेबल, बट जैसे ही वो बैक बटन दबाएंगे वापस तो होम स्क्रीन पे ही आएंगे ना, और होम स्क्रीन कहाँ कॉल करती है, मूवीज एपीआई को। तो मूवीज एपीआई पे भी एकदम से स्पाइक आएगा, तो दैट मीन्स अगर आप थोड़ा कोरिलेशन समझो, यहाँ का हर डिप, यहाँ का हर डिप जो लोग नहीं देख रहे हैं, ये जो जितने भी डिप है, वो टेक्निकली मूवी सर्विस का स्पाइक बन सकते हैं। देखो लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सीधा ये होम बटन दबा के ऐप को बंद कर दें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, बिकॉज मूवीज एपीआई पे फिर लोड नहीं पड़ेगा। बट ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बैक दबाएंगे, वो मूवीज पे जाएंगे। तो यानी कि अगर यहाँ पर 24 करोड़ लोग थे और उन्होंने बैक बटन दबाया, तो 24 के 24 करोड़ की एपीआई कॉल्स एक बार तो मूवी सर्वर पे जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझ पाए, कैन यू अंडरस्टैंड कि नेटफ्लिक्स का जो सिस्टम डिज़ाइन है वो आप हॉटस्टार पे या यूट्यूब पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यूट्यूब का सिस्टम डिज़ाइन आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ओवर टाइम उन्होंने अपने ट्रैफिक पैटर्न्स को समझा एंड उस बेसिस पे दे हैव मेड द ऑप्टिमल सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला ये कर दो वो कर दो एंड यू कैन डू इट, नहीं। आप इनिशियली स्टार्ट करते हो,
आप उसको मॉनिटर करते हो और आप अपने ट्रैफिक पैटर्न्स को समझते हो, आपका सर्वर क्रैश भी करता होगा, आप उसको फिर ऑप्टिमाइज़ करते हो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, बिकॉज़ टेक्निकली ये भी तो एक लर्निंग होगी ना कभी हॉटस्टार के केस में उन्होंने सोचा होगा यार लाइव स्ट्रीम को बस स्केल कर दो, मूवीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने इस चीज़ को एंटिसिपेट ही नहीं करा होगा यार लोग बैक दबा के तो यहाँ आएँगे ना। अब उन्हें पता है कि हाँ, बैक दबाने से मूवीज़ पे आते हैं, तो नेक्स्ट जो भी मैच होगा तो वो इसको भी अप एंड रनिंग रखेंगे। यू आर गेटिंग इट ना? तो देखो ये सिस्टम डिज़ाइन के ना बेसिक्स होते हैं कि ट्रैफिक पैटर्न को समझो। नाउ हियर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है? अभी फ़िलहाल इनको साइड पे रखते हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड हॉटस्टार को। अगर आपके पास एक सिंपल सर्विस भी है, लेट्स से अमेज़न, ठीक है? अब अमेज़न के केस में भी देखो ट्रैफिक कहीं न कहीं प्रिडिक्ट हो जाता है। क्यों? अमेज़न बिग बिलियन डेज़ जो कल शुरू हो रहे हैं, राइट? लेट्स से 30th कुछ भी मंथ का शुरू हो रहा है, तो वो भी अपने सिस्टम्स को प्री स्केल करके रख सकते हैं, बिकॉज़ उनको पता है जैसे ही सेल शुरू होगा, ट्रैफिक अप जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर, यूट्यूब के केस में एक प्रॉब्लम है। यूट्यूब के केस में क्या प्रॉब्लम है? यार सडन स्पाइक आता है ट्रैफिक को पहले से फोरकास्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर प्रेडिक्शन मुश्किल है, बिकॉज़ यू नेवर नो, है ना? बिकॉज़ एनीवन कैन पब्लिश समथिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है? तो जैसे कोई पब्लिश करता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो यूट्यूब कैसे स्केल करे? अब यहाँ पर ना आप ऑटो स्केलिंग के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम इज़ बिकॉज़ जब स्पाइक आता है, नंबर 1 वो एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। एवरेज सीपीयू यूटिलाइज़ेशन अगर 70% से ऊपर है, तो भाई सिर्फ़ एक सर्वर करो। बट भाई तुम्हारा तो ट्रैफिक मतलब एकदम से 10 टाइम से बढ़ गया। तुम्हारा जो ट्रैफिक था वो एकदम से 10 टाइम से बढ़ गया। तो अब तुम क्या करोगे? नहीं कर सकते कुछ, राइट? तो तुम्हें एकदम से 10 सर्वर्स करने थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जो ये मशीन्स होती है ना, जो ये एक्चुअल मशीन्स होती हैं, नंबर 1 इनको स्केल करना इज़ डिफिकल्ट, बिकॉज़ देखो आफ्टर ऑल इट्स अ फिजिकल मशीन, वो टर्न ऑन होती हैं, राइट? दे स्टार्ट योर सर्वर, वो चीज़ों को इंस्टॉल करती हैं। तो और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूँ, जो ये मशीन्स होती है ना, इनको मैनेज करने का ओवरहेड बहुत होता है। कैसे? यार इनको कितना सीपीयू देना है, कितना रैम देना है, फिर उसके बाद इसकी आईपी एलोकेशन, उसके बाद फिर लोड बैलेंसर में इसको रजिस्टर करना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। अगर आप देखोगे कितना ओवरहेड आ रहा है, तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आप सोचोगे कि यार मैं सिस्टम डिज़ाइन को हैंडल करने बैठूँ या फिर मैं अपने एप्लीकेशन कोड पे ध्यान दूँ? यू गेटिंग माई पॉइंट ना? अगर आप एक सास ओनर हो, आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप किन किन चीज़ों पे ध्यान दोगे? कितना रैम, कितना जीबी, कितना कौन सा आईपी एड्रेस एलोकेट करना है, इन चीज़ों पे ध्यान दोगे या एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे? तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए AWS ऐसी कंपनीज ने एक सर्विस निकाली थी लैम्बडा, और इसको हम लैम्बडा नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे सर्वरलेस। सर्वरलेस का मतलब ऐसा नहीं होता कि सर्वर ही नहीं है। सर्वरलेस का मतलब है यू डोंट मैनेज द सर्वर। बात समझे? यू डोंट मैनेज द सर्वर, दैट मीन्स जो ये ओवरहेड है ना, यार एक मशीन को स्पिन अप करो, फिर इस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करो कि मैं इसमें उबुंटू रखूंगा या डेबियन रखूंगा, फिर कितना सीपीयू कितना रैम। वो बोलते हैं यार एक काम करो, तुम एक एप्लीकेशन डेवलपर हो, तुमने चुपचाप एक कोड लिखो। मैंने बोला यार ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली, ठीक है, .js फाइल बनाई, और इसके अंदर मैंने कुछ तो कोड लिख दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ तो कोड लिख दिया कि कैसे रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। ये कहते हैं यार तुमने कोड लिखा, बस तुम ये कोड फाइल मेरे को दे दो, तुम ये कोड फाइल मेरे को दे दो, दैट इज इट, डन। और इस लैम्बडा को वो क्या करेंगे, वो तुम्हें एक पब्लिक यूआरएल बना के दे देंगे, लेट्स से https://abc.com/some abc। तो ये तुम्हें यूआरएल मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये यूआरएल यूज़ कर लेना है, आप अपना ये जो यूआरएल है पब्लिक में बांट दो। अब टेक्निकली क्या होगा, आपको नहीं पता कि अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपको नहीं पता सीपीयू कितना है, रैम कितना है, नहीं पता। जब भी कोई इसके ऊपर हिट करेगा रिक्वेस्ट को, ऑटोमेटिकली जो AWS लैम्बडा है वो आपका इस कोड को लोड करेगा इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए, और ये आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कर देगा। अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली और लैम्बडास को स्पिन करता रहेगा। दैट मीन्स 1 लैम्बडा फॉर ईच रिक्वेस्ट। बात समझ रहे हो? आपका जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाएगा ये लैम्बडास इन्वोक होते रहेंगे, और फिर जैसे जैसे स्केल कम होता रहेगा आपके लैम्बडास डिस्ट्रॉय होते रहेंगे। क्या है, बहुत ही सिंपल लाइट वेट फंक्शंस है बस। रिक्वेस्ट आई, लैम्बडा फंक्शन इन्वोक हुआ, इस फंक्शन ने इस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया, चला गया, और ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, 10 रिक्वेस्ट आ गई, 10 लैम्बडा फंक्शन रन किए, 10 के 10 ने रिजॉल्व किया, चला गया। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका सर्वरलेस है। इसको सर्वरलेस क्यों कहते हैं? देखो सर्वरलेस में क्या है, क्या आपने इसका सीपीयू मैनेज करा? नहीं। क्या आपने इसकी रैम मैनेज की? नहीं। क्या आपने कोई ऑटो स्केलिंग पॉलिसी लगाई? नहीं। आपने क्या किया, आपने तो बस कोड लिखा और आपने इसको पकड़ा दिया। अब कितनी रिक्वेस्ट पे कौन सा लैम्बडा इन्वोक करना है, कौन सी रिक्वेस्ट को कौन सा लैम्बडा असाइन करना है, राइट? इनका अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इनका ऑटो स्केल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सब चीज़ें किसने ख्याल में रखा? AWS ने आपके लिए कर दिया। सो दिस वॉज द सर्वरलेस, कि भाई आप टेंशन मत लो,
बात समझे? अब इस लैम्डास का डाउन साइड क्या था? कोल्ड स्टार्ट। इसका ट्रेड ऑफ क्या था? कोल्ड स्टार्ट। इसका मतलब क्या है कि देखो, लेट अस से आपके अभी एक्टिव यूजर जीरो हैं, आपके अभी एक्टिव यूजर जीरो है, तो कितने लैम्डा चल रहे हैं? जीरो लैम्डा। तो जब सबसे पहली रिक्वेस्ट आएगी, सबसे पहली, मान लेते हैं पूरी रात आपकी वेबसाइट पे कोई भी नहीं आया, और जैसे ही डे हुआ आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, तो पहली रिक्वेस्ट जब आएगी तो उसको एक लैम्डा को वार्म अप करना पड़ेगा, है ना? अरे अरे अरे, ट्रैफिक आया, उसको एक लैम्डा इन्वोक करना पड़ेगा पहला, और इस लैम्डा पे इन्वोक करने पे आपका जहाँ पे भी उसने कोड स्टोर किया होगा वो पुल करेगा। तो फर्स्ट यूजर को एक लेटेंसी मिलेगी, हो सकता है उसको 2 सेकंड वेट करना पड़े। दैट इज इट, कोड स्टार्ट हो गया। बट वंस अ लैम्डा इज रनिंग, आपका कोड पुल हो गया, अब ये वार्म है। अब अगर और रिक्वेस्ट भी आएंगी ना, तो जो इसके बाद के लैम्डा फंक्शंस होंगे, और लैम्डा फंक्शंस होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी स्पिन अप करते रहेंगे, तो बाकी सबकी रिक्वेस्ट हो सकता है 0.5 सेकंड्स में रिजॉल्व होती रहेगी। सो दैट मीन्स जब एक बहुत ही गैप के बाद, जब आपके पास कोई भी यूजर्स नहीं होते, बहुत गैप के बाद एकदम से यूजर्स आते हैं, तो फर्स्ट यूजर को, फर्स्ट रिक्वेस्ट को एक कोल्ड स्टार्ट मिलता है। बात समझे? ये इसका एक डाउन साइड था। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस ट्रैफिक है, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे 20-30 यूजर्स तो ऑलवेज रहते ही रहते हैं, तो टेक्निकली आपका जो लैम्डा है वो कभी डीप कोल्ड में जाएगा ही नहीं, राइट? वो हमेशा वार्म रहेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज लैम्डा। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है? पहले प्रोज बता देता हूँ, ठीक है? पहले प्रोज बता देता हूँ। नंबर वन, यार ये बहुत चीप है, बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप 1 मिलियन इन्वोकेशंस करते हो पर मंथ, तब जाके आई थिंक $1 का खर्चा आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? अगर हम यहाँ पे करते हैं AWS लैम्डा प्राइसिंग, ठीक है? तो अगर AWS लैम्डा की हम प्राइसिंग देखते हैं, विच इज सर्वलेस, राइट? हाँ, देखो, फ्री टीयर ऑफर्स क्या? ऑलवेज फ्री, 1 मिलियन फ्री रिक्वेस्ट पर मंथ। मतलब कि अगर आप एक लैम्डा फंक्शन को 1 मिलियन टाइम्स इन्वोक करते हो, 1 मिलियन पीपल इन्वोकिंग योर लैम्डा फंक्शन, 1 मिलियन इन्वोकेशंस फ्री हैं। और उसके बाद क्या है? एंड 3.2 मिलियन सेकेंड ऑफ कंप्यूट भी फ्री है। तो यार इट्स अ वेरी बिग टीयर अगर सोचा जाए। बट अगर आप कहोगे यार अगर हमने इसको एग्जॉस्ट कर दिया तो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद का भी दिखाता हूँ। बहुत चीप है, कुछ 1 मिलियन के ऊपर, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, या एग्जैक्टली $0.2 पर 1 मिलियन रिक्वेस्ट। मतलब कि पहली 1 मिलियन तो फ्री ही है, उसके बाद हर मिलियन पे यू हैव टू पे $0.2। यू गेटिंग इट ना? मतलब कि अगर जस्ट इन केस 10-20 मिलियन रिक्वेस्ट आप हैंडल कर रहे हो, यार आपका तो ऑलरेडी मतलब ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। 10-20 मिलियन इज अ बिग नंबर, एंड उसके पीछे आप खर्चा कितना कर रहे हो? ये खर्चा कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो आपको स्केलेबिलिटी की चिंता, ना आपको कॉन्फ़िगरेशन की चिंता, ना कोई ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगाना है। प्लस यहाँ पर क्या होता था, जब हम ट्रेडिशनल मशीन्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप पर आवर पे करते हो, चाहे आपके पास नंबर ऑफ यूजर जीरो भी हैं, बट भाई मशीन तो चल रहा है ना, आपको यू हैव टू पे पर आवर, राइट? बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यू हैव, अगर कोई यूज़र नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं पे करना है, यूज़र आ रहे हैं तो पे करना है। तो दिस इज़ द प्रोज। लेकिन अब मैं आपको इसके कॉन्स बता देता हूँ। नंबर वन, ठीक है, नंबर वन तो हमने देख ही लिया कि यार इसमें ना एक कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम आता है, ठीक है? दूसरा, इसकी ड्यूरेशन फिक्स्ड है, मतलब कि बिकॉज इसके आगे एपीआई गेटवे लगता है, आप 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं ले सकते टू रिटर्न अ रिक्वेस्ट। बात समझे? आप 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं ले सकते। दूसरा, सॉरी, तीसरा, भाई अगर डीडॉस अटैक हुआ, अगर डीडॉस अटैक हुआ, तो भाई आपके कितने भी लैम्डास रन कर सकते हैं, बिकॉज स्केलिंग चलती जाएगी, ठीक है? दिस इज वन थिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यू गेट वेंडर, ओके, वेंडर लॉक इन। भाई अगर आपने अपना कोड लैम्डास के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कर दिया है, तो आप उसको कल को AWS को छोड़ के डिजिटल ओशन या फिर और किसी क्लाउड पे नहीं जा सकते। आज इनकी प्राइसिंग बहुत जेनरस है, बट कल को अगर इन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आपको अपना पूरा कोड रीराइट करना पड़ेगा, पूरा आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ एक्सपीरियंस से। जब आप लैम्डा को यूज़ करते हो ना, तो लैम्डा के साथ साथ ना क्या होता है, SQS भी अपने आप यूज़ होना शुरू हो जाता है फॉर सम रीजंस। वो होता है ना एक इकोसिस्टम में बाइंड करना, और AWS इसको इन्वोक करने के लिए आपको चाहिए होता है API गेटवे। ठीक है भाई, API गेटवे भी फिर अपने आप आ जाता है। उसके बाद फिर चीज़ों को और आसान करने के लिए, डोमेन मैनेजमेंट के लिए फिर आप रूट 53 यूज़ कर सकते हो, तो वो भी ऑटोमेटिकली आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। फिर स्टोरेज के लिए यार अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हो, तो आपको लगता है यार एक काम करते हैं, S3 भी यूज़ कर ही लेते हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस फॉर द स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद इसके लॉग्स को मॉनिटर करने के लिए फिर आप क्लाउड वॉच यूज़ करना शुरू कर देते हो।
कि भाई लैम्डा के लॉग्स को भी तो मॉनिटर करना है, तो क्लाउड वॉच भी यूज़ होना शुरू होता है। तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे इस वेब को समझ पा रहे हो ना, आप क्या हो रहे हो? आप वेंडर लॉक इन हो रहे हो। सारी सर्विसेज़ एडब्ल्यूएस की यूज़ होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमैटिकली। बात समझ पा रहे हो? फिर उसके बाद क्या होता है, लंबे रनिंग टास्क के लिए आप स्टेप स्टेप फंक्शंस को यूज़ करना शुरू करते हो। भाई स्टेप फंक्शंस आ गया। तो टेक्निकली एक पॉइंट पे क्या होता है, यू आर बाइंडेड, आप इस इकोसिस्टम में फंस जाते हो, ठीक है? और यहाँ से देयर इज़ नो गोइंग बैक, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। फिर प्रॉब्लम क्या है यार, देखो ये चीज़ तो सस्ती थी, लैम्डा तो बहुत सस्ते थे, बट यार ये तो महंगा है ना, बट यार ये तो महंगा है, ये तो बहुत महंगा है, ये भी महंगा है। तो टेक्निकली आप बस ये सस्ते के चक्कर में आपने और 10 महंगी चीज़ें स्पिन अप कर ली, एंड नाउ यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम हियर। आप समझे? तो ये काम करता है वेंडर लॉक इन, ठीक है? ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप हो जाओगे वेंडर लॉक इन, आप जो मर्जी कर लो, यू विल बी वेंडर लॉक इन। तो दिस इज वन थिंग। एक और चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, जो इसका प्रो भी है कॉन भी है, कि आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, नो कॉन्फ़िगरेशन, है ना? अब टेक्निकली इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो कि भाई मेरे को ओवरहेड नहीं लेना पड़ रहा, बट समटाइम्स हो सकता है मेरे को कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, मेरा कोड किसी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे काम करता है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कुछ मेरे को करना था, तो वो आप नहीं कर सकते। एंड एक और चीज़, दे आर ऑलवेज स्टेटलेस। ये क्या है, हमेशा स्टेटलेस होते हैं। दैट मीन्स अगर लेट से आपको कुछ स्टेट मेंटेन करना है, आप वो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज अगर आप इसमें स्टेट मेंटेन करोगे, यार देखो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। कोई यूज़र ने कोई डेटा दिया, आपने उसको सर्वर पे स्टोर करना चाहा, आप नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट खत्म होगी, ये तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो स्टेटलेस रहते हैं हमेशा। एक और प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। लैम्डास डायरेक्टली लेट्स से आपके मोंगो डीबी से कनेक्टेड है, ठीक है? तो जैसे ही लैम्डा आता है, वो क्या करते हैं, वो आपके मोंगो डीबी से कनेक्शन बनाते हैं। तो यार अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, तो प्रॉब्लम क्या है, आपका बहुत सारे कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं मोंगो डीबी पे, जिसमें आपका डेटाबेस का भी लॉस होना शुरू हो जाता है, डेटाबेस कनेक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर एक रिवर्स प्रॉक्सी बनानी पड़ती है कि भाई तुम मेरे साथ कनेक्शन बनाओ हमेशा, ठीक है? मैं एक कनेक्शन मैनेजमेंट करूँगा मोंगो डीबी के साथ। तो फिर ये सारे ओवरहेड आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक स्टेटफुल मशीन चाहिए कनेक्शन को मैनेज करने के लिए, यहाँ पर एक EC2 चाहिए। बात समझ रहे हो? फिर उसकी कॉस्ट आनी शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। फिर उसको स्केल करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज आपके यहाँ पर लेट से 1 मिलियन लैम्डा चल गए, है ना? बट ये आपका एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बचा है ना। अगर ये सर्वर फुल हो गया तो टेक्निकली देखो, इतना ये जो लैम्डास और सर्वरलेस है ना, ये थोड़ा लिक्रेटिव लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज़ है, बट जब सच में प्रोडक्शन पे ट्रैफिक आना शुरू होता है ना, तब वाट लगती है, तब पता लगता है यार ये क्या हो गया। समझ रहे हो बात? तो एनीवे, मोर और लेस ये आपका था सर्वरलेस आर्किटेक्चर। तो इसको कहते हैं सर्वर फुल आर्किटेक्चर, जहां पर आप मैनेज करते हो हर चीज को। सर्वरलेस जहां पर क्लाउड आपके लिए मैनेज करता है, ठीक है? मतलब यू डोंट ओन द सर्वर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्वरलेस। ओके, इनफ ऑफ दैट, नाइस। अब थोड़ा सा सर्वर फुल पे वापस आते हैं, बिकॉज मुझे सर्वरलेस इतना पसंद नहीं है, ठीक है? सर्वर फुल पे ना एक मशीन को कॉपी कर लेते हैं। तो यार ये एक मशीन है, ठीक है? दिस इज व्हाट, एक सर्वर है ना, एक सर्वर फुल का एक सर्वर है, जिसका अपना एक स्टैटिक IP है। आपने उसको एक 2 CPU दे रखे हैं, आपने उसको 4 GB रैम दे रखा है। इट इज़ पार्ट ऑफ एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है? एंड इसके आगे कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर भी लगा हुआ है। अब देखो यार प्रॉब्लम क्या है, ये मशीन के अंदर जो कोड चल रहा है, अगर आपको इसको स्केल करना है, अगर आपको इसका एक और रेप्लिका ऐड करना है, टेक्निकली इतना ईजी नहीं होता। क्यों? देखो, आपने आप अपने लोकली लेट से आप यूज़ करते हो विंडोज़ का एक लैपटॉप, ठीक है? विंडोज़ यूज़ करते हो या मैक यूज़ करते हो, ठीक है? आपने जो कोड लिखा, यार हो सकता है ना यार ये कोड किसी लाइब्रेरीज पे भी डिपेंड करता है। ये कोड लेट से एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, FFmpeg। ओके, FFmpeg क्या होता है? ये एक CLI टूल है जो वीडियोस की ट्रांसकोडिंग और वीडियोस मैनिपुलेशन में काम करता है। आपने अपनी मशीन में क्या किया, FFmpeg इंस्टॉल किया और आपने जो भी कोड लिखा, आप बेसिकली ये कोड चल रहा है। अब जब आप इसको डिप्लॉय करने जाओगे, यार इस मशीन के अंदर भी तो पहले आपको FFmpeg इंस्टॉल करना पड़ेगा या नहीं? पहले ये बताओ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना कोड रन कर दोगे, FFmpeg अगर इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो क्या होगा? चलेगा नहीं ना आपका कोड। तो टेक्निकली जब भी आप स्केल आउट कर रहे हो, जब भी आपको एक न्यू सर्वर मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी कि भाई इसके अंदर FFmpeg इंस्टॉल करो, FFmpeg इंस्टॉल करो। टाइम लेगा, ऑफ कोर्स लेगा। sudo apt get update, sudo apt get install FFmpeg, उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल करो, फिर जो भी आपका कोड है उसको रन करो। तो यार स्केल करना आसान लग रहा है क्या? मतलब स्पाइक आया, ठीक है? उधर से यूज़र्स आ रहे हैं, यूज़र्स आपके सर्वर को बम्बार्ड कर रहे हैं, और इधर से आप क्या कर रहे हो?
आप FFmpeg इंस्टॉल कर रहे हो, आप अपने कोड को रन करने को सेटअप कर रहे हो। भाई जितने में तुम सेटअप होगे, जितने में तुम sudo apt get अपडेट करोगे अपने आप को, उतने में तो बैंड बच जाएगा ना इन दो सर्वर्स का जो चल रहे थे ऑलरेडी। ये तो क्रैश कर देंगे, मेरे तो यूजर्स ही चले गए। जब तक ये अप एंड रनिंग हुआ तब तक तो यूजर्स ही चले गए। तो यहाँ पर क्यों हुई ये प्रॉब्लम? बिकॉज यार ऐसी मशीन्स को ना स्केल करना नंबर वन हैवी प्रोसेस है। पूरी एक न्यू मशीन को स्पिन अप करना इज अ वेरी हैवी प्रोसेस, मानते हो बात? ऑफ कोर्स। सेकेंडली यार देखो, एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम क्या है, एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम आपने सुना होगा, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, इट वर्क्स ऑन माई मशीन। इसका क्या मतलब है? इट वर्क्स ऑन माई मशीन का मतलब है कि भाई देखो, मेरे पास FFmpeg इंस्टॉल्ड है, लेट्स से वर्जन 0.4.2, और मेरे पास विंडोज़, लेट्स से यहाँ पर एक विंडोज़ मशीन चल रहा है और ये कोड सही काम कर रहा है। बट जैसे आपने इसको डिप्लॉय करने का सोचा, पहली बात यहाँ पर उबुंटू हो गया, विंडोज चला गया, या मैक चला गया, उबुंटू हो गया। यहाँ पर जो FFmpeg इंस्टॉल हुआ वो कोई और वर्जन का इंस्टॉल हो गया। अब टेक्निकली आपका जो कोड आपकी लोकल मशीन पे काम कर रहा है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा। अब इसको सॉल्व करने बैठो, यार ये मेरे लोकली तो काम कर रहा है, ऐसी क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई जो वहाँ पे काम नहीं कर रहा? एंड अगर इन रियलिटी आपके पास एक डिपेंडेंसी तो होगी नहीं, अगर आपका एक डिसेंट साइज का कोड भी है यार, उसमें एटलीस्ट 30 to 40 पैकेजेस लाइब्रेरीज यूज़ हो रही होंगी, तो वो सारी 30 to 40 यहाँ पर भी आपको सिंक में रखनी पड़ेंगी। तो नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। मतलब मैं कोड करूँ या फिर ये ट्रैक रखूँ कि मैं कौन सा पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, कौन से वर्जन पे, फिर वो लिनक्स पे चलेगा या नहीं चलेगा, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम। उसका बाइनरी लिनक्स के लिए अवेलेबल है या नहीं, है ना? तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी ना कि यार एक तो ये हैवी हैं मशीन्स, प्लस इसमें वो इन्वायरमेंट सेटअप करना मुश्किल है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, वर्चुअलाइजेशन। क्या आया? वर्चुअलाइजेशन। ठीक है जी, वर्चुअलाइजेशन में क्या है, आप ना एक वर्चुअल इमेज बना सकते हो, एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लोकल मशीन के ऊपर भी एक VM बना सकते हो, वर्चुअल मशीन। लेट्स से आपने उसके अंदर उबुंटू ही डाल दिया। अब आप जो भी काम करोगे, जो भी कोड कर रहे हो, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हो, आपको इस VM के अंदर करना है। फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरी की पूरी VM इमेज को आप अपने सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। बात समझिए, मैंने क्या किया, अपनी लोकल मशीन के ऊपर एक VM बनाया। हर VM के अंदर मैंने उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स से मैंने इसके अंदर उबुंटू डाल दिया, चाहे मेरी होस्ट मशीन विंडोज़ थी, मैक थी, डजेंट मैटर, मैंने उबुंटू डाला। मैंने इसके अंदर FFmpeg इंस्टॉल करा, मैंने इसके अंदर अपना कोड किया, मैंने मेक श्योर किया एवरीथिंग इज़ वर्किंग अप एंड फाइन, और इस VM को जाके यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। बात समझ गए? तो मतलब कि एक फिजिकल मशीन के अंदर, एक फिजिकल मशीन के अंदर एक और वर्चुअल मशीन चल रही है, और जब भी ये स्केल करेगा, जब भी ये आउटर सर्वर स्केल करेगा, ये VM चलता रहेगा। अब इससे मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई मेरे को कोई डिपेंडेंसीज को ट्रैक नहीं करना, एंड आई कैन मेक श्योर कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन, इट वर्क्स ऑन एनी मशीन। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नाउ इट वर्क्स ऑन एनी मशीन। बट द प्रॉब्लम इज यार, ये ना बहुत हैवी होती है, जो वर्चुअलाइजेशन है, इट्स अ वेरी हैवी थिंग। क्यों? भाई ऑलरेडी आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? अबंटू है लेट्स से। उसके अंदर आप फिर से एक वर्चुअल मशीन चला रहे हो, एक फिजिकल मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन चला रहे हो जिसके अंदर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा। तो आप बात समझ पा रहे हो कितना हैवी कर दिया आपने? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी था, उसके अंदर फिर एक वर्चुअल मशीन चल रहा है जिसके अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर 30-40 लाइब्रेरीज हैं। तो यार इसको भी स्केल करने में प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन, यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब 2 CPU 4 GB रैम में नहीं चलेगा, आपको इसको अच्छे खासे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, बिकॉज टेक्निकली अब आप एक मशीन पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी जगह खा रहे हो। और इसको स्केल करना भी प्रॉब्लम है, बिकॉज न्यू मशीन को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम 4-5 GB का होता है, 4-5 GB का पहले एक VM पुल करो, उसको रन करो, टाइम लगेगा। बट एटलीस्ट आपने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, दैट नाउ इट वर्क्स ऑन एनी मशीन। स्केल करने में तो टाइम अभी भी लगेगा, आपने और अपने लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर ली, कॉस्ट और बढ़ गई। बट एटलीस्ट अब ऐसा नहीं है कि स्केल करते करते आपका कोड क्रैश कर जाएगा, नहीं, कोड अगर आपके लोकल पे चल रहा है तो यहाँ पर भी चलेगा। तो यार ये प्रॉब्लम गूगल को भी फेस हुई होगी, मानते हो बात? बहुत साल पहले जब गूगल वॉज स्केलिंग लाइक एनीथिंग, तो यार गूगल को भी तो ये प्रॉब्लम फेस हुई होगी ना, कि यार एक वर्चुअल मशीन को स्पिन अप करने में एक तो मैं अपने रिसोर्सेज इतने खा रहा हूँ, और स्केल भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक चीज़ निकाला, कंटेनराइजेशन। ओह, कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन क्या है? बेसिकली अ लाइट वेट वीएम। क्या है? लाइट वेट वीएम। लाइट वेट वीएम, ओके जी। ये लाइट वेट कैसे बना दिया तुमने वीएम को? ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर निकाल दो। बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूँ,
एक एक वर्चुअल मशीन को लाइट वेट बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दो ना। अगर मैं एक ऐसा वीएम बनाऊं कि भाई तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल है यार वो तो अपनी होस्ट मशीन का यूज़ कर, बाकी सब जो भी डिपेंडेंसी है वो सब तू रख ले। तो हुआ क्या टेक्निकली, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB का था तो आपने 4 GB बाहर निकाल दिया ना। अभी कितना लाइट वेट हो गया। एक वीएम में क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और आपके पैकेजेस थे और आपका कोड था। टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम 4 GB, लेट से पैकेजेस कुछ 200 MB के, और आपका जो कोड है वो कुछ भी नहीं है, वो भी 50 MB। अब आपने क्या किया, इसको लाइट वेट बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में निकाल दिया। चलो जी, कितना रहेगा, 250 MB रह गया। ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल ही दिया ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला है होस्ट मशीन का यूज़ करो। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, पैकेजेस सही काम करेंगे, बिल्कुल सही काम करेंगे, कोड भी सही काम करेगा। तो लाइट वेट वीएम्स के साथ क्या हुआ, अगर आपके पास एक लाइट वेट वीएम है, नंबर वन छोटा हो गया। मैं अब एक ही मशीन के ऊपर कितने सारे वीएम चला सकता हूँ। अरे 250 MB की तो है ये कंटेनर्स, मैं बहुत सारे चला सकता हूँ। और जब इसकी लिमिट फुल हो जाएगी कोई बात नहीं, एक और न्यू मशीन स्पिन अप कर लो फटाफट और उसके ऊपर भी ये चला दो। तो अब बात समझ रहे हो, स्केलिंग कितना सीमलेस हो गया। देखो कितने कंटेनर चला दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 15 16 कंटेनर चला दिए। ठीक है, हर कोई अपने 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 तरीके से स्केल कर रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, न्यू कंटेनर्स बनते जा रहे हैं। फिजिकली तो मैं सिर्फ 2 मशीन्स का पे कर रहा हूँ, क्लाउड को मैं सिर्फ 2 मशीन्स का पे कर रहा हूँ, बट इस मशीन के अंदर कितनी सारी वर्चुअल लाइट वेट वीएम चल रहे हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, कंटेनर्स। और हर कंटेनर के अंदर अपना अपना एक आइसोलेटेड कोड चल रहा है। अगर फॉर सम रीजन ये कंटेनर क्रैश भी कर गया, कोई बात नहीं यार, एक और स्पिन कर लो ना। टेक्निकली जब ये मशीन भर जाएगी, जब ये मशीन भरने वाली होगी, एक और मशीन स्पिन अप कर लो। तो अब स्केलिंग कितना ईजी हो गया है। लाइट वेट वीएम्स है, कंटेनर बनाते जाओ डिस्ट्रॉय करते जाओ, बनाते जाओ डिस्ट्रॉय करते जाओ। और इन कंटेनर्स के अंदर जो कोड है दैट विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। क्यों, बिकॉज यार ये पैकेज जो ये कंटेनर मैंने बनाया, मैंने लोकल मशीन पे भी टेस्ट कर रखा है। इट वर्क्स ऑन माई मशीन, इट विल वर्क ऑन योर मशीन ऑल्सो। तो दिस इज द थिंग बेसिकली जो कंटेनर्स ने सॉल्व किया। अब देखो, कंप्यूटर साइंस में ना, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को सॉल्व करती है वो अपना एक ओवरहेड लेकर आती है। अब यहाँ पर मेरे को आप ज़रा ओवरहेड समझा सकते हो। यार इन कंटेनर्स को मैनेज कैसे करेंगे। तुमने तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर आई कुड सी 50 कंटेनर्स पिन अप कर दिए। अरे भाई इनको ट्रैक भी तो करो। अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो इन कंटेनर्स को कोई ब्रेन तो चाहिए ना, एक बात समझ पा रहे हो आप मेरी। इन कंटेनर्स को एक ब्रेन चाहिए जो इनको मैनेज कर पाएगा। यहाँ पे एक ब्रेन ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई ट्रैफिक बढ़ रहा है, प्लीज़ कंटेनर्स और अपने आप को क्रिएट करना शुरू करो। अरे भाई ट्रैफिक है ही नहीं, प्लीज़ अपने आप को डिलीट करना शुरू करो। अरे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर रेड हो गया, रेड का मतलब इसमें कुछ एरर आ गया। अब अगर रेड हुआ, अरे भाई ये कंटेनर रेड हो गया, इसको डिलीट करो और इसकी जगह एक नया कंटेनर स्पिन अप करो। तो यार ये कंटेनर्स को मैनेज करना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो गई। समझ रहे हो बात। मैं हर मशीन के अंदर जाके कंटेनर्स को अप एंड डाउन तो नहीं कर सकता ना। और इतने इतने कंटेनर चल रहे हैं एक मशीन के ऊपर, 30 कंटेनर चल रहे हैं। कौन सा कंटेनर डिस्ट्रॉय हो रहा है, कौन सा कंटेनर बन रहा है, कोई कंटेनर एरर हो गया तो उसको रीस्टार्ट करना कौन करेगा। वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। इस पर्टिकुलर चीज़ को वैसे कहते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग द डिप्लॉयमेंट, management and scaling the containerized applications across the cluster of servers। cluster of servers, अभी ये हमारा एक क्लस्टर है। इस क्लस्टर में कितने सर्वर्स हैं, देयर आर 3 सर्वर्स। एक क्लस्टर ऑफ सर्वर्स में कंटेनर्स को मैनेज करना, डिप्लॉय करना, ऑटो स्केल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट। लेट अस से ये सारे कंटेनर सही से काम कर रहे हैं। अब यूजर ने क्या किया, एक नया अपना कोड का वर्जन पुश कर दिया, उन्होंने नया फीचर दिया। अब आपको क्या करना है, अरे सारे एग्जिस्टिंग कंटेनर्स को हटाते जाओ और नए कंटेनर्स के साथ रिप्लेस करते जाओ। आपने कोई नया फीचर ऐड किया, यार ये तो सारे पुराने कंटेनर्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली लेट से ये आपका एक नया कंटेनर है। ठीक है, तो नया कंटेनर आएगा। ठीक है, जैसे ही नया कंटेनर स्पिन हो रहा है पुराना डिलीट कर दो, फिर एक और कंटेनर नया स्पिन कर दो, पुराने डिलीट करते जाओ। तो टेक्निकली होगा क्या, एट वन पॉइंट नए कंटेनर्स बनते जाएंगे, पुराने डिलीट होते जाएंगे, एंड सारे कोड में क्या हो गया, नए कंटेनर्स आ गए। इसको क्या कहते हैं, रोलिंग अपडेट्स कहते हैं। ठीक है, रोलिंग अपडेट्स होते हैं, ऐसी आपके पास एक ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स होती है। तो ये मल्टीपल डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज होती है। ओके, तो कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए एक ब्रेन चाहिए। अब ये ब्रेन बनाना पड़ेगा ना, ये ब्रेन बनाना भी तो पड़ेगा। एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर बनाना पड़ेगा। अब इट्स एन ओवरहेड। तो गूगल ने इन हाउस एक सर्विस बनाई थी जिसका नाम था बॉर्ग। ठीक है, गूगल बॉर्ग सर्च करते हैं।
तो गूगल बॉग क्या था? गूगल बॉग इज अ क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड एंड यूज्ड इंटरनली बाय गूगल टू मैनेज मैसिव डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बात समझे? तो बॉर्ग बेसिकली क्या था? वो ब्रेन था इस चीज़ का, वो कंटेनर्स को मैनेज करता था। तो ये किसने बनाया? गूगल ने बनाया, गूगल ने इंटरनली बनाया, विच वॉज अ लार्ज स्केल कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ अब क्या हुआ? देखो, ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ गूगल के पास नहीं थी। कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंटेनर्स को यूज़ करेगी और अच्छे लेवल पे स्केल करेगी, उनको ये प्रॉब्लम आएगी। तो गूगल ने क्या करा? देखो, बॉर्ग को तो उन्होंने ओपन सोर्स नहीं करा, लेकिन जिस टीम ने, यहाँ पर एक चीज़ है, जिस टीम ने बॉर्ग को बनाया था, उन्हें बोला गया कि यार देखो, अब तुम्हें बॉर्ग बनाना आ गया, तुम्हें प्रॉब्लम समझ आ गई कैसे करना है। एक काम करो, बॉर्ग को ना स्क्रैच से लिखो, एक और प्रोजेक्ट बनाओ, एक न्यू प्रोजेक्ट। बॉर्ग को नहीं लेना, इसकी लर्निंग्स के बेसिस पे एक और न्यू रीराइट करो प्रोजेक्ट को। ठीक है, अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को हम बोलेंगे प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्या होगा? ये जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये बेसिकली ब्रेन होगा, ये एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर होगा जो हर तरह के यूज केस को हैंडल कर सकता है। ऑटो स्केलिंग, ऑटो लोड बैलेंसिंग, ऑटो दिस, ऑटो दैट, डिस्ट्रॉय करना, क्रिएट करना। और इन्होंने क्या किया? इस प्रोजेक्ट एक्स को ओपन सोर्स कर दिया और इसको इन्होंने डोनेट भी कर दिया। गूगल ओन नहीं करता अब इसको, इन्होंने इसको डोनेट भी कर दिया। किसको डोनेट किया? CNCF, क्लाउड नेटिव, क्या है इसकी फुल फॉर्म? CNCF सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, CNCF। ठीक है, तो CNCF क्या है? क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। इनको डोनेट कर दिया किसने? गूगल ने। क्या ये बॉर्ग को ही डोनेट कर दिया? नहीं, जिस टीम ने बॉर्ग को बनाया था उन्होंने रीराइट करा इस प्रोजेक्ट एक्स को, और इस प्रोजेक्ट का नेम था कुबरनेटिस। ठीक है, जो कुबरनेटिस आप बात करते हो, ये कुबरनेटिस था। तो कुबरनेटिस इज एक्चुअली बिल्ट ऑन द लर्निंग्स ऑफ बॉर्ग। किसने बनाया? गूगल ने। किसको डोनेट किया? CNCF को, एंड इट इज नाउ ओपन सोर्स। तो अगर आप यहाँ पर कुबरनेटिस के बारे में सर्च करते हो, ठीक है, कुबरनेटिस, एनीवे, ठीक है, सो कुबरनेटिस आल्सो नोन एज किट, an open source container orchestration system that automates the deployment, scaling and management of the containers application। अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हो, आई एम नॉट श्योर अगर यहाँ पे हिस्ट्री होगा, कुबरनेटिस की हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, तो कुबरनेटिस की अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री देखते हो, हाँ, originally designed by Google, the project is now maintained by a worldwide community of contributors and a trademark is held by Cloud Native Computing Foundation। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा बॉर्ग के बारे में सर्च करोगे, मे बी आपको वो भी मिल जाएगा। हाँ, ये देखो, द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कुबरनेटिस वॉज, यहाँ पे द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कुबरनेटिस वॉज इंस्पायर्ड बाय गूगल्स बॉर्ग क्लस्टर मैनेजर बेस्ड ऑन द प्रॉमिस थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली दिस वॉज द थिंग। तो किस तरह से कुबरनेटिस का जन्म हुआ? ओके, तो इस तरह से कुबरनेटिस बना। तो कुबरनेटिस क्या करता है? कंटेनर्स मैनेज करता है, क्लस्टर ऑफ सर्वर्स के अंदर कंटेनर्स को मैनेज करता है, कैसे अपडेट देना है, कैसे कंटेनर्स को रिप्लेस करना है, सो दैट आपका जीरो डाउन टाइम आए। सो दिस वाज द कुबरनेटिस। एंड कुबरनेटिस के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसमें मैंने स्क्रैच से समझाया है कुबरनेटिस क्या करता है, कुबरनेटिस के क्या कंपोनेंट्स हैं, व्हाट इज कंट्रोल मैनेजर, व्हाट इज क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, API सर्वर, ETCD शेड्यूलर, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, वर्कर नोड्स क्या होती हैं, और इसमें क्यूबलेट क्या है, क्यूब प्रॉक्सी क्या है, एंड किस तरह से इसके अंदर पॉड्स बनते हैं, और शेड्यूलर क्या करता है, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझा रखी हैं। तो मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? हम कंटेनर यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज टेक्निकली इट्स अ वेरी नाइस बैलेंस। स्केल एकदम से बर्स्ट स्केल करना इज ईजी, इनको रिप्लेस करना इज ईजी, रोलिंग अपडेट करना ईजी है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट करना ईजी है। ठीक है, जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट्स आप कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स, आपके पास ऑर्केस्ट्रेटर भी है, तो आपको ये ब्रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ मॉडर्न सिस्टम डिजाइन वर्क्स। बात समझ रहे हो? और कुबरनेटिस के पास खुद का रिवर्स प्रॉक्सी, लोड बैलेंसर, सब कुछ है। क्लाउड पे भी स्पिन अप कर सकते हो, इसका खुद का भी यूज कर सकते हो। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इनग्रेस कंट्रोलर्स, आउट कंट्रोलर्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज बेसिकली योर कंटेनर। सो देख रहे हो किस तरह से एक ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट, एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट से आप यहाँ पर आ गए। आप कहाँ आ गए? आप बेसिकली इस पर्टिकुलर कुबरनेटिस के अंदर आ गए। सो दिस इज हाउ द डिप्लॉयमेंट्स एंड सिस्टम डिजाइन हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ओके, तो जो ये सिस्टम्स होते हैं ना, जब भी आप क्रिकेट मैच देख रहे हो एंड जब आपको वहाँ पर दिखता है ना कि भाई अभी जो लाइव काउंट चल रहा है, लेट्स से वो कुछ करोड़ में चल रहा है,
a lot of engineering, a lot of hit and trial, a lot of crashes goes behind it. ये जो बड़ी कंपनीज लाइक हॉटस्टार हैं, जब ये क्रिकेट मैच करती हैं, ये एक दिन पहले ट्रैफिक को सिमुलेट भी करती हैं टू सी कि क्या हमारा सिस्टम उतना फॉल्ट टॉलरेंट है। अगर उनको पता है कल मैच है एंड मैच इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, वो एक दिन पहले खुद फेक ट्रैफिक सेंड करके देखते हैं। 24 लोड टेस्ट, इसको कहते हैं लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। तो वो सर्वर्स को फुल स्ट्रेस पे रन करके देखते हैं वो किस हद तक, किस लिमिट तक वो जा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत चीज़ें जाती हैं एक स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस के पीछे। एंड इवन नाउ जब आप ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग गोज बिहाइंड इट, बिकॉज सीडीएन सर्वर्स के थ्रू किस तरह से आपको एक सीमलेस 4K वीडियो यहाँ पर आप स्ट्रीम कर पा रहे हो, अ लॉट ऑफ सिस्टम डिजाइन गोज बिहाइंड इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ सिस्टम डिजाइन। हमने यहाँ पर थोड़ा कंटेनराइजेशन एंड सर्वरलेस के बारे में बात किया। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और क्या टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।